नमस्कार। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत जानी मानी और प्रभावशाली किताब पर बात कर रहे हैं, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। असल में हम इस किताब पर आधारित एक समीक्षा को देख रहे हैं ताकि इसके जो सबसे जरूरी विचार हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझ सकें। हमारा मकसद है उन मूल सिद्धांतों को गहराई से जानना जिन्होंने इस किताब को इतनी स्थायी लोकप्रियता दी है। और ये जानना भी काफी मजेदार है कि ये कोई आज की किताब नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये पहली बार छपी थी 1937 में, मतलब करीब करीब 90 साल पहले। बाप रे, काफी पुरानी है। हाँ, और नेपोलियन हिल ने इसे लिखने के लिए 25 साल लगाए। 25 साल? जी, जिसमें उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे उस जमाने के सबसे कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए, उनकी सोच, उनके काम करने के तरीकों को समझा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच, लेकिन जो समीक्षा है वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खों के बारे में नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये उस मानसिकता, उन आदतों और उस क्या कहते हैं अटूट इरादे को विकसित करने पर फोकस करती है जो किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की स्थायी सफलता पाने के लिए जरूरी है। ये एक तरह से जीवन जीने के फलसफे की बात करती है। सही कहा। तो फिर चलिए समीक्षा के आईने से किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत, जिसे शायद हम बुनियाद कह सकते हैं, वो है तीव्र इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। समीक्षा के मुताबिक हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक बहुत गहरी, एक प्रबल इच्छा से होती है। ये सिर्फ एक मामूली सी चाहत नहीं है, बल्कि एक जुनून की तरह है। हाँ, और समीक्षा इसे सिर्फ इच्छा नहीं कहती, वो बताती है कि हिल के अनुसार ये इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी प्रबल कि वो आपके मन पर हावी हो जाए, आपकी सोच का बिल्कुल सेंटर बन जाए। ये वो आग है जो आपको आगे बढ़ाती है ना। हाँ हाँ। लेकिन सिर्फ इच्छा होना ही काफी नहीं है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, मतलब फेथ। अच्छा, मतलब सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उस चाहत के पूरे होने पर यकीन भी करना होगा। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर काफी रोशनी डालती है कि आपको न सिर्फ अपने लक्ष्य पर बल्कि उसे हासिल करने की अपनी काबिलियत पर भी पूरा अटूट विश्वास रखना होगा। ये विश्वास ही है जो उस तीव्र इच्छा को एक ठोस आकार देने की तरफ पहला कदम है। समीक्षा इसे एक मानसिक स्थिति के तौर पर देखती है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब विकसित कर सकते हैं, खासकर तब जब आपके आसपास शक का माहौल हो या शुरू में नतीजे न दिख रहे हों। विश्वास वो जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि विश्वास को भी विकसित किया जा सकता है। अगला सिद्धांत थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। समीक्षा बताती है कि आत्म सुझाव का मतलब है अपने लक्ष्य से जुड़े जो पॉजिटिव विचार हैं, जो पुष्टियां हैं, उन्हें लगातार दोहराना, और सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के साथ। ओके। इसके पीछे का आइडिया, जैसा कि समीक्षा में समझाया गया है, ये है कि ये प्रोसेस सीधे आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। अच्छा। ये एक तरह से अपने मन को अपने लक्ष्य के हिसाब से प्रोग्राम करने जैसा है, ताकि आपका अवचेतन मन भी आपकी इच्छा और विश्वास के साथ काम करे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे अभ्यास से साधा जा सकता है। यानी अपने मन को जानबूझकर सही दिशा में लगाना। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आते हैं अगले सिद्धांत पर, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। समीक्षा इस पर क्या कहती है? क्या सिर्फ डिग्रियां या बहुत सारी जानकारी जमा करना काफी है? नहीं, और यहीं पर समीक्षा एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। हिल का तर्क, जैसा समीक्षा में बताया गया है, ये है कि सिर्फ ज्ञान होना शक्ति नहीं है। असली शक्ति है उस ज्ञान को व्यवस्थित करके किसी तय लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करना, यानी लागू किया गया ज्ञान ही शक्ति है। अच्छा। आप कितना जानते हैं ये उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए जरूरी खास ज्ञान हासिल करना होगा और उसे अमल में लाना होगा। जानना और करना ये दो अलग बातें हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहने से कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान हासिल किया, अब आगे अगला सिद्धांत है कल्पना, इमेजिनेशन। विचारों की शक्ति की बात हो रही है यहाँ। हाँ, समीक्षा इसे मन की कार्यशाला कहती है,
जहां सारे प्लान बनते हैं। हिल के अनुसार, जैसा समीक्षा में बताया गया है, हर बड़ी दौलत या उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में ही जन्म लेती है। कल्पना शक्ति ही हमें नए आइडिया सोचने, समस्याओं के हल निकालने और संभावनाओं को देखने में मदद करती है। सही। समीक्षा इसे दो तरह से देखती है। एक है सिंथेटिक कल्पना, मतलब मौजूदा विचारों को नए तरीकों से जोड़ना, और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, यानी पूरी तरह नए विचार या प्रेरणा। दोनों ही सफलता के लिए जरूरी माने गए हैं। यानी पहले सोचना, कल्पना करना, फिर उसे हकीकत बनाने की योजना बनाना। यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ अच्छे विचार या कल्पना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है कि बिना ठोस योजना और उस पर अमल किए बेहतरीन विचार भी अधूरे रह जाते हैं। हिल का मानना था, और समीक्षा इसे उजागर करती है, कि आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक साफ प्रैक्टिकल योजना बनानी होगी। और सिर्फ योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उस पर लगातार काम करना होगा। इसमें यह भी शामिल है कि अगर एक योजना काम ना करे तो दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, लेकिन हार मत मानो। योजना बनाना और फिर उस पर डटे रहना, ये सफलता की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। ये हार ना मानने वाली बात मुझे अगले सिद्धांत की याद दिला रही है, जो मुझे पर्सनली बहुत महत्वपूर्ण लगता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? ये सिर्फ जिद्दी होना है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। समीक्षा दृढ़ता को सिर्फ जिद्दीपन से अलग करती है। हिल के अनुसार, जैसा समीक्षा में बताया गया है, दृढ़ता का मतलब है इच्छा शक्ति, मतलब मुश्किलों, असफलताओं और आलोचनाओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता। इच्छा शक्ति। हाँ। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि ज्यादातर लोग पहली कुछ बाधाओं के बाद ही हार मान लेते हैं, जबकि सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये कोई अंधी जिद नहीं है। इसमें अपनी योजनाओं को जरूरत के हिसाब से बदलना भी शामिल हो सकता है, लेकिन मूल लक्ष्य पर नजर बनाए रखना जरूरी है। समीक्षा शायद इसे इच्छा शक्ति की असली परीक्षा मानती है। ये समझना जरूरी है कि कब डटे रहना है और कब रास्ता बदलना है, पर लक्ष्य वही रखते हुए। अकेले ये सब करना मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए अगला सिद्धांत है मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? कोई गुप्त संगठन जैसा? हाँ। नहीं, गुप्त संगठन नहीं। समीक्षा इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह जो एक तय लक्ष्य को पाने के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्य के साथ काम करते हैं। अच्छा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जब समान विचारधारा वाले प्रेरित लोग एक साथ आते हैं तो एक नई सामूहिक चेतना या ऊर्जा पैदा होती है, जो अकेले व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक दूसरे का हौसला बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान, अलग अलग नजरिए और साझा अनुभव से सीखना भी है। समीक्षा के मुताबिक सही मास्टरमाइंड ग्रुप चुनना सफलता की राह में एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। यानी सही लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये समझ आता है। अब एक और सिद्धांत जो थोड़ा आत्म सुझाव जैसा लगता है, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। समीक्षा इसे कैसे जोड़ती है? हाँ, ये आत्म सुझाव वाले सिद्धांत से गहरा जुड़ा है। समीक्षा बताती है कि हिल का मानना था कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। ओके। इसलिए हमें सचेत रूप से अपने मन को सकारात्मक, सफलता उन्मुख विचारों से, अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीरों से और प्रबल विश्वास की भावनाओं से भरना चाहिए। समीक्षा के अनुसार जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है, हमें सही अवसरों और संसाधनों की ओर आकर्षित करता है। ये एक तरह से अपने अंदरूनी कंपास को सेट करने जैसा है। तो ये सारे सिद्धांत हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन समीक्षा के अनुसार सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अंतिम सिद्धांत इसी से जुड़ा है, भय, फियर। हाँ, और समीक्षा इसे बहुत साफ तौर पर सामने रखती है। हिल ने 6 मूल भयों की पहचान की थी: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। समीक्षा बताती है कि इनमें से एक या ज्यादा डर अक्सर लोगों को आगे बढ़ने, जोखिम उठाने और अपने सपनों का पीछा करने से रोकते हैं। ये डर हमारे अवचेतन में गहरे बैठे हो सकते हैं। समीक्षा के मुताबिक इन डरों को पहचानना, उनके कारणों को समझना और उन पर जीत हासिल करना
सफलता के लिए बहुत जरूरी है। डर शायद सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन है। ये तो वही किताब के मुख्य सिद्धांत जैसा कि समीक्षा में बताए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में जहां सेल्फ हेल्प की इतनी किताबें हैं, इतने ऑनलाइन रिसोर्स हैं, ये 1937 की किताब आज भी क्यों रेलेवेंट है? समीक्षा इसके क्या कारण बताती है? समीक्षा कई वजह गिनाती है। पहली और सबसे जरूरी बात, जैसा कि उसमें बताया गया है, यह है कि ये किताब उन कालातीत यानी टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट के लिए हमेशा सच रहेंगे। टाइमलेस प्रिंसिपल्स? हाँ, ये सिद्धांत मानव स्वभाव और सफलता के मनोविज्ञान पर आधारित है जो बदलते नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन सफल होने के लिए जरूरी मानसिकता के जो मूल तत्व है वो वही रहते हैं। और शायद इसीलिए भी कि ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचना है पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि किताब का मुख्य फोकस किस्मत या बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच, उसकी मानसिकता और उसके कर्मों पर है। ये पढ़ने वाले को एक तरह की शक्ति और नियंत्रण का एहसास दिलाती है। ये बताती है कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और विश्वास से अपनी हकीकत खुद बना सकते हैं। ये शक्तिकरण वाली बात। हाँ, ये शक्तिकरण का भाव आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1937 में था। और मुझे लगता है इसी वजह से ये प्रेरणादायक भी है। समीक्षा भी यही कहती है ना? हाँ, समीक्षा मानती है कि ये किताब पाठकों को सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उन्हें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। ये उन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने लक्ष्यों पर काबू पाने के लिए उकसाती है। हिल की लिखने की जो शैली है, जिसमें सफल लोगों की कहानियां हैं, सीधे आह्वान हैं, वो पढ़ने वाले में एक उम्मीद और विश्वास जगाती है कि वो भी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अमल करने के लिए प्रेरित करने वाली किताब है। लेकिन क्या समीक्षा में सब कुछ सकारात्मक ही बताया गया है? क्या कोई कमियां या चेतावनियां भी हैं? हाँ, एक संतुलित समीक्षा की तरह इसमें दोनों पहलुओं पर बात की गई है। पॉजिटिव साइड पर, जैसा हमने चर्चा की, समीक्षा इसे बेहद प्रेरक, व्यावहारिक और गहरे विचारों वाली मानती है। इसकी भाषा सरल है और सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है। और नेगेटिव साइड, क्या कुछ ऐसा है जिसके प्रति पाठक को सावधान रहना चाहिए? समीक्षा दो मुख्य बातों का जिक्र करती है। पहली, क्योंकि किताब 1930 के दशक में लिखी गई थी, तो उसमें दिए गए कुछ उदाहरण, कहानियां या सामाजिक संदर्भ आज के हिसाब से थोड़े पुराने लग सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। हाँ, तो पाठक को उन्हें पढ़ते समय उस दौर के संदर्भ को ध्यान में रखना होगा और मूल सिद्धांत पर फोकस करना होगा। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण चेतावनी, जैसा कि समीक्षा में जोर दिया गया है, यह है कि यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ इसे पढ़ लेने भर से आप रातों रात अमीर या सफल नहीं बन जाएंगे। मतलब ये जल्दी अमीर बनो टाइप की स्कीम नहीं है? बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि इन सिद्धांतों का असली फायदा उठाने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन, धैर्य और सबसे बढ़कर वास्तविक प्रयास की जरूरत है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ज्ञान को अमल में लाना ही असली चुनौती है और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। ये किताब रास्ता दिखा सकती है, पर चलना पढ़ने वाले को खुद ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? इस किताब को लेकर अंतिम राय क्या बनती है? समीक्षा का निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। वो थिंक एंड ग्रो रिच को व्यक्तिगत विकास और सफलता साहित्य में एक क्लासिक, एक मील का पत्थर मानती हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है और उन्हें स्पष्टता, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है। ये सिर्फ एक किताब से बढ़कर एक तरह का आंदोलन बन गई है। तो क्या ये हर किसी के लिए पढ़ने लायक है? समीक्षा का अंतिम फैसला यही लगता है कि हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी मानसिकता पर महारत हासिल करना चाहते हैं, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और जीवन में स्थायी सफलता और संपत्ति बनाना चाहते हैं, चाहे वो वित्तीय संपत्ति हो या व्यक्तिगत संतुष्टि, खुशी और विकास के रूप में हो। ये उन बुनियादी स्तंभों की गहरी पड़ताल करती है जिन पर हर तरह की स्थायी उपलब्धि टिकी होती है। और इस पूरी चर्चा के बाद खासकर दृढ़ता और संगठित योजना जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक विचार मन में आता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का वो कौन सा एक कोना हो सकता है, शायद कोई अधूरा सपना,
कोई दबा व जुनून, कोई मुश्किल रिश्ता या कोई करियर लक्ष्य जहां थोड़ी और लगातार केंद्रित कोशिश, थोड़ी और दृढ़ता पिछले अनुभवों या शक शुबा के बावजूद एक बड़े बदलाव या एक गहरी समझ का दरवाजा खोल सकती है। कहां पर थोड़ी और लगन शायद सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, ये सोचने लायक बात है।